नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि मुंबई में उनके घर के पास एक ड्रोन देखा गया जो उनके आवास के अंदर झांक रहा था। ठाकरे ने कहा कि जैसे ही लोगों ने ड्रोन को देखा वह तुरंत वहां से भाग गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA ने दावा किया है कि यह ड्रोन बीकेसी क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए उड़ाया गया था और इसके लिए मुंबई पुलिस से अनुमति ली गई थी। हालांकि ठाकरे ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कौन सा सर्वेक्षण घरों के अंदर झांकने की अनुमति देता है। उन्होंने निवासियों को पहले से सूचना न देने पर भी आपत्ति जताई और पूछा कि क्या सर्वेक्षण सिर्फ उनके घर तक ही सीमित था। ठाकरे ने MMRDA की कार्यशैली पर भी निशाना साधते हुए उसे भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया और पुलिस व प्राधिकरण दोनों से पारदर्शिता की मांग की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर चर्चा बटोरी है। इस बार उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की राजनीतिक विरासत का बचाव किया है। थरूर ने कहा कि जैसे नेहरू को सिर्फ चीन युद्ध से या इंदिरा गांधी को केवल आपातकाल से नहीं परखा जा सकता, वैसे ही आडवाणी की दशकों की जनसेवा को भी एक घटना तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। थरूर ने एक्स पर लिखा कि उनकी लंबी सेवा को एक घटना तक सीमित करना अनुचित है। उन्होंने देश के राजनीतिक जीवन में विनम्रता और शालीनता का परिचय दिया। थरूर ने आडवाणी को 98वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। हालांकि थरूर की इस प्रशंसा पर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया है। कई लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वे विभाजनकारी राजनीति में आडवाणी की भूमिका को नजरअंदाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि इस देश में नफरत के बीज फैलाना जनसेवा नहीं है। बाद में दोनों के बीच ऑनलाइन बहस हुई, जहां हेगड़े ने याद दिलाया कि आडवाणी की रथ यात्रा 1990 ने देश में धार्मिक तनाव बढ़ाया और 1992 की बाबरी मस्जिद घटना की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर सवाल उठाए हैं। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में SIR का खतरा है और लाखों लोगों के मताधिकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने SIR को एक साजिश बताया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि स्पेशल इंटेंसिव वोटर लिस्ट रिवीजन नाम की साजिश के जाल में फंसने से हमारे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी DMK के हर सदस्य की है। उन्होंने कहा कि हम सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी बढ़ाएंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। M.K. स्टालिन के मुताबिक 11 नवंबर को तमिलनाडु के सभी जिलों में SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों चुनाव आयोग ने SIR के दूसरे फेज का ऐलान किया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इनमें तमिलनाडु भी शामिल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर वोट चोरी का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था, उसमें आपने साफ देखा कि 25 लाख वोट चोरी हुए हैं और उस डेटा को देखने के बाद मेरा मानना है कि यही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। राहुल गांधी ने इस वोट चोरी को बीजेपी और चुनाव आयोग का सिस्टम बताया। कांग्रेस सांसद का कहना है कि हमारे पास अलग अलग जानकारियां हैं और हम आने वाले समय में उन्हें सामने रखेंगे। हमारे पास और भी सबूत हैं और वह हम धीरे धीरे दिखाएंगे। असली मुद्दा वोट चोरी का है और चुनाव आयोग उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आगामी MCD उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें आम आदमी पार्टी ने अलग अलग वार्डों से 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट के मुताबिक दक्षिणपुरी से पार्टी ने राम स्वरूप कनौजिया को मैदान में उतारा है। वहीं संगम विहार से अनुज शर्मा पर भरोसा जताया गया है। इसके साथ ही ग्रेटर कैलाश से ईशना गुप्ता, विनोद नगर से गीता रावत को टिकट दिया गया है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव 30 नवंबर 2025 को होंगे। वहीं चुनाव के बाद वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार कुछ सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिन अस्पतालों की बात की जा रही है उनका निर्माण अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को ANI से कहा कि दिल्ली में करीब 24 नए अस्पतालों का निर्माण केजरीवाल सरकार ने शुरू किया था, जिनमें हजारों बेड की व्यवस्था की जानी थी। उन्होंने दावा किया कि हाल में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक 1470 बेड वाला सरकारी अस्पताल
लगभग तैयार दिख रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार इन अस्पतालों को निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बना रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकारी अस्पताल निजी हाथों में चले जाएंगे तो आम जनता को क्या फायदा होगा। यह तो सीधे सीधे प्राइवेट अस्पतालों को लाभ पहुंचाने वाली बात है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सुपौल में चुनावी रैली की। उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो पूरे बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। योगी ने बिहार को भारत की स्वर्णिम युग लाने वाली धरा बताते हुए कहा कि यह महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसी महान विभूतियों की भूमि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के शासन में बिहार जंगलराज बन गया था और अराजकता ने नौजवानों की पहचान पर संकट खड़ा कर दिया था। योगी ने आरोप लगाया कि परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति ने राज्य को पीछे धकेल दिया, जबकि भाजपा विकास और स्थिरता की राजनीति पर काम कर रही है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे ऊपर खतरा है और लोग मेरी हत्या भी करवा देंगे, दुश्मन सब लगा हुआ है। वहीं आज उनके छोटे भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का जन्मदिन है, उन्हें ढेरों शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य हो, आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव ने बीते रविवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के प्रत्याशी मुकेश रोशन के लिए रैली की थी। महुआ से ही तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं और मुकेश रोशन महुआ के मौजूदा विधायक भी हैं। असम सरकार ने सर्दियों की शुरुआत में गोलापारा जिले के दहीकाटा आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई में 580 परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं और 50 से अधिक जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। प्रशासन के मुताबिक यह जमीन आरक्षित वन क्षेत्र में आती है, जिस पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। जिला उपायुक्त प्रदीप तिमुंग ने बताया कि अभियान 2 दिन तक चलेगा और अब तक 70% परिवारों ने इलाका खाली कर दिया है। अभियान के दौरान 1000 से अधिक पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ और ब्लैक कमांडो तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह कदम वन संरक्षण और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए जरूरी है। हालांकि विपक्ष और एआईयूडीएफ जैसे दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है। पिछले 4 वर्षों में असम में 1.03 लाख बीघा से अधिक वन भूमि मुक्त कराई गई है। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था के ऐसे अभियान सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। केरल सरकार ने रविवार को एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस में स्कूली छात्रों से आरएसएस का गीत गवाने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सामने आया था। राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और उन्होंने लोक शिक्षण निदेशक को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल करना और किसी सांप्रदायिक संगठन के एजेंडे को बढ़ावा देना संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। शिवनकुट्टी ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा आरएसएस से जुड़ा गीत गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। शनिवार 8 नवंबर को एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस में आरएसएस से जुड़े गीत के गाए जाने पर राजनीतिक विवाद और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने की कोशिश बताया, जबकि भाजपा ने इस घटना का बचाव किया। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि रेलवे द्वारा छात्रों का इस्तेमाल संघ परिवार के एजेंडे को बढ़ाने के लिए किया गया, जो कि अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश है। वहीं डीवाईएफआई यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की एर्नाकुलम जिला समिति ने भी शहर में विरोध मार्च निकाला और कहा कि ध्वजारोहण समारोह को भगवाकरण किया गया क्योंकि उसमें आरएसएस का गीत बजाया गया था। विवाद बढ़ने पर दक्षिणी रेलवे ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया से हटा दिया। वहीं भाजपा नेता के सुरेंद्रन ने कहा कि यह विवाद अनुचित है क्योंकि देशभक्ति गीत गाना अपराध नहीं है और छात्रों को किसी ने मजबूर नहीं किया था। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 1937 की कांग्रेस कार्य समिति और रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी का बयान चौंकाने वाला है, लेकिन हैरान करने वाला नहीं,
क्योंकि आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। दरअसल मोदी ने कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ छंद हटाकर विभाजन के बीज बोए गए थे। मोदी ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 1 साल के स्मरणोत्सव का उद्घाटन करने के बाद की। मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला टैगोर की सलाह पर लिया गया था, जिन्होंने सुझाव दिया था कि केवल पहले 2 छंद अपनाए जाएं, क्योंकि बाकी छंद धार्मिक भावनाओं से जुड़े थे। रमेश ने 1937 की कांग्रेस बैठक और टैगोर के पत्र के दस्तावेज साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी को रोजमर्रा की समस्याओं, बेरोजगारी, असमानता और गिरती अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, न कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहिए। बिहार के समस्तीपुर जिले में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके साथी लोकतंत्र में नहीं, लूटतंत्र में विश्वास करते हैं। ये हमेशा पिछले दरवाजे से खुफियाखोरी का काम करते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की मिली भगत से चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठ रहे हैं और ईमानदार अधिकारियों की उपेक्षा की जा रही है। बता दें कि घटना सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र की है, जहां शनिवार को वीवीपैट पर्चियां सड़क पर पड़ी मिली थी। जिला प्रशासन ने बताया कि ये पर्चियां ईवीएम कमीशनिंग के दौरान की थी और वोटिंग से कोई संबंध नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि लापरवाही के लिए एआरओ को निलंबित किया गया है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा कि उम्मीदवारों की मौजूदगी में पर्चियां सीज कर दी गई हैं और मामले की जांच जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी यह मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटा दिए गए हैं। बिहार के अरवल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन घुसपैठियों के नाम सूची से हटे हैं वे अब वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बिहार से इटली तक की यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन हम देश में घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। शाह की यह टिप्पणी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज के तौर पर आई है, जिसमें राहुल ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार 9 नवंबर को संगठन के औपचारिक पंजीकरण न होने पर उठे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। भागवत ने बताया कि आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे यह साबित होता है कि सरकार ने हमें मान्यता दी है, वरना प्रतिबंध किस पर लगता। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में ब्रिटिश शासन में हुई थी और आजादी के बाद सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया। भागवत ने यह भी कहा कि आयकर विभाग और अदालतों ने आरएसएस को व्यक्तियों का समूह माना है, इसीलिए उसे कर से छूट मिली है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर भागवत ने कहा कि संगठन का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि राष्ट्र गौरव और समाज की एकता है। उन्होंने दोहराया कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू, मुसलमान और ईसाई सभी एक ही वंश के हैं। भागवत ने कहा कि हम हिंदू समाज के सभी 142 करोड़ लोगों को संगठित करना चाहते हैं, चाहे उनके धार्मिक विचार अलग क्यों ना हो। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.